वेलकम बैक व्यूअर्स। तो आपको वेलकम कहते हैं अपने प्रॉपर्टी कचहरी के नए एपिसोड में। तो आज का होस्ट हूँ मैं, यानी मोहम्मद शहबाज आदिल। तो आज की प्रॉपर्टी कचहरी में हम सब जितने भी हमारे यहाँ पे अटेंडर्स हैं सबको वेलकम कहते हैं। तो वेलकम सर, वेलकम ऑडियंस और वेलकम ठेकेदार साहब, नहीं बैड ओल्ड बॉय। तो नाज़रीन आपको भी ये खबर से आगाह करते चलेंगे, हमारे जो ठेकेदार साहब हैं इनका नाम चेंज कर दिया गया और चेंज करके ओल्ड बॉय रख दिया गया है। अब से इनको कोई ठेकेदार नहीं बुलाएगा, ओल्ड बॉय के नाम से मुखातब करेंगे सब इनको। #ओल्ड बॉय। वाह शहबाज साहब, क्या कहना है ਤੁਹਾਡੇ ओल्ड बॉय ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲੇ हैशटैग ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ठीक है, ਇਹ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ओल्ड बॉय ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਡੈਡ ਬॉय ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। कल जड़ा फैंसी लोटा बनया उस तरह तेरा मुंह है। कई तेरिया डेथ बाड़ियाँ 80 दफनानियाँ ने, कई तेरिया डेथ बाड़ियाँ 80 दफनानियाँ ने। आई एम ओल्ड बॉय। वाह भाई वाह, ओल्ड बॉय। ए तुसी गौर नाल वेखो, इंज नहीं लगता जैसे हबशी दी चुपी हुई गंडेरी वर्गा मुंह है ਤੁਹਾਡਾ। ओ जा काम कर छचू गुमे दे मुंह वाला। ठेकेदार साहब, कच्चू गुमा तो सुना था, ये छचू गुमा क्या होता है ये भी बता दें आप। मैं आपको बता रहा हूँ, चचंदर ते कच्चू कुमे की शादी हुई, उहदे चो निकलिया छिछो कुमा, वो ऐ बैठा। ठेकेदार वाह, जे जे आप तू जिस दुनिया च आया ना उससे लगता है दुनिया का जानवर है छच्चू कुम्मा। नाज़रीन छोड़े छच्चू कुम्मे को, तो अपने नेक्स्ट जो पहला सेगमेंट है आस्क प्रॉपर्टी विद ESM उसका बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो आस्क प्रॉपर्टी विद ESM का पहला सवाल मैं ही सर से कर लेता हूँ। सर पहला सवाल ये है कि प्रॉपर्टी टैक्स नंबर क्या होता है, इसको ज़रा बयान कर। अच्छा शहबाज, अक्सर आपने ये सुना है कि हदायत मैं भी देता रहता हूँ, बाकी लोगों से भी आपने लाजमी सुना होगा कि जब भी कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है आपने, तो पहले रजिस्ट्री करानी है, बाद में इंतकाल करवाना है। और लाजमी रजिस्ट्री के बाद इंतकाल बड़ा ज़रूरी होता है, वो लाजमी करवा लेना है। लेकिन अब यहाँ पे एक सूरत और पैदा हो जाती है जिसको मैं बड़ा ब्रीफली डिस्क्राइब करता हूँ कि अगर आप को कोई रजिस्ट्री सेंड करता है या कोई रजिस्ट्री मौसूल होती है, उस रजिस्ट्री को जब आप पढ़ते हैं तो उसके अंदर अगर तो कोई दुकान है, मकान है, घर है, फ्लैट है, वो आप देखते हैं तो उसका पूरा एक हदूद अरबा भी लिखा होता है उसके अंदर कि शुमाल में क्या है, जनूब में क्या है, लेफ़्ट राइट क्या है। हदूद अरबा के बाद उसकी मेजरमेंट्स भी लिखी होती हैं, इतने स्क्वायर फीट का फ्लैट है या इतने मरले का मकान है या प्लॉट है। लेकिन उसके अंदर आपको कहीं पे भी खेवट, खतूनी या खसरा नंबर इस तरह की कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती, बल्कि वहाँ एक जगह पे लिखा होता है प्रॉपर्टी टैक्स नंबर और आगे उसके लिखा होता है महकमा एक्साइज़। तो अब इसका मतलब ये है कि ये जो आपको रजिस्ट्री मौसूल हुई है, ये सिर्फ इस पे सिर्फ रजिस्ट्री ही हो सकती है, इसमें इंतकाल नहीं हो सकता, क्योंकि उसका डाटा पटवारी के पास मौजूद नहीं होता, ना ही उसका डाटा अराजी रिकॉर्ड सेंटर में आपको मिलेगा। उसका डाटा सिर्फ एक्साइज डिपार्टमेंट में महफूज है, वहीं से मिलेगा। तो अगर वो इस तरह की आपने कोई ज़मीन ख़रीदनी है जिसकी रजिस्ट्री के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स नंबर लिखा हुआ है, तो आपने इंतकाल पे नहीं जाना, इंतकाल उसका नहीं होगा। अच्छा, अब अगर विरासती मतलब कोई किसी की वफ़ात हो जाती है और विरासत तकसीम होनी है, तो वो भी बज़रिया अदालत होगी, थ्रू कोर्ट में जाना होगा और वहीं से एक बंदे की विरासत तकसीम हो जाएगी। उसका मतलब जिस तरह एक नॉर्मल विरासती इंतकाल होता है, विरासती इंतकाल नहीं होगा। तो अच्छा, नॉर्मली जो आप रजिस्ट्री करवाते हैं किसी प्लाट, मकान या फ्लैट की, उसके अंदर तो फिर सारा डाटा लिखा होता है, मालिक का नाम भी लिखा होता है, खेवट भी नंबर भी लिखा होता है, खतूनी नंबर भी लिखा होता है। लेकिन जहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स नंबर लिखा होता है उसका इंतकाल नहीं होगा, सिर्फ रजिस्ट्री होगी। ये आप अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लें। शहबाज, मुँह चंगा ना तो गल चंगी कदे। अज चमगिदड़ दे मुँह वाले असी जानवरों के चराने। वाह 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 वाह, उधर चमगिदड़ मुँह आ गया। अपना मुँह वेख लो, जैसे नहीं बंदा कुल्फी तो बगैर तीली कटी होती है। इंज नहीं है तेरा मुँह, इंज है जिवें कुल्फी जाम की दड़ी च बाहर कढना तो उस तो बाद जो खोखा होंदा चिब्बा हो जाता है। वैसे ठंडी सी मेरा दिल कदी कदी करता ना थोड़ी ठंडी तो मैं चुम्मी ले लूँ, लेकिन मेरे को ना डिटोल से मुँह नहीं धोता जाना। वो चुम्मी ले मैं घसौन ते नासा मरे साऊं। ठेकेदार साहब, पहले भी आपको बताया है कि ठंडी ना करें, ऐसी चल रहा है वही बहुत है, आपकी ठंडी सुनने की हिम्मत नहीं है हमें। मैं ज़ायशा नाजरीन तो यही बोलेंगे कि इतने ठंड में ऐसी हम तो झूठ ही बोल रहे हैं। तनवीर भाई,
नाजरीन को क्या पता कि हम लोग कराची के अंदर बैठे हुए हैं, जिसका मौसम ही सेट नहीं होता। सुबह सर्दी, दोपहर गर्मी, शाम फिर ठंड। हाँ मिस ऐसा सही कह रही हैं। एसी की कैमरामैन दिखा दो एसी ज़रा जो चल रहा है, वरना नाजरीन हम पे यकीन नहीं करेंगे। जुगता एक ख़त्म ही नहीं होनी है। वैसे तो मैं भी होंदा जुगते ही करें, चल ठीक है कोई मसला नहीं, जुगते शुगते करो, लेकिन सवाल भी ना कर लिए प्रॉपर्टी का। सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि क्या इंतकाल के इंदराज के लिए असल मालिक का साथ जाना ज़रूरी है? असल में शहबाज, हमारा मुआशरा जो है ये बहुत ही करप्ट हो चुका है। नॉर्मली अगर कोई बंदा रजिस्ट्री करवा लेता है, रजिस्ट्री लेके चला जाता है पटवारी के पास, तो पटवारी जो है ना बड़ी अलग अलग डिमांड करता है। या तो असल मालिक को ले आओ, या फिर जो है लाख रुपया 2 लाख रुपया इस पे लगेगा। अब एक शरीफ आदमी फंस जाता है, 1-2 लाख रुपया अलग से दे देता है। हालांकि इंतकाल की जो कानूनी फ़ीस है ना 1000 रुपया है, अगर तो मैनुअली आपका एक पटवार खाने से हो रहा है। अगर आपका अराजी रिकॉर्ड सेंटर से हो रहा है, लैंड रिकॉर्ड सेंटर से कंप्यूटराइज, तो उसकी 1200 या 1300 रुपये फ़ीस है। 1,02,000 किस चीज़ की बनती ये नहीं है। अब इसमें हमारा जो ये तबका है ज़्यादातर, ये मतलब इनके पास इल्म नहीं है प्रॉपर्टी का, ना समझते हैं। पटवारी को कोई बहुत बड़ी बला समझ लेते हैं, हालांकि कुछ भी नहीं है। पटवारी कुछ भी नहीं होता। सिंपली जब रजिस्ट्री होती है तो उसका कानून ये है 15 दिन के अंदर अंदर पटवारी इंतकाल करने का पाबंद है। उसके लिए आप असल मालिक की बात कर रहे हैं कि क्या असल मालिक का साथ जाना ज़रूरी है। जो एक शर्त रखी जाती है कि दोनों पार्टियां हाज़िर हों और दोनों पार्टियों की मौजूदगी में इंतकाल किया जाएगा, तो ये गलत प्रोसीजर है। 15 दिन के अंदर एक तो पटवारी पाबंद है इंदराज के लिए इंतकाल के, दूसरा दोनों पार्टियों का ही जाना ज़रूरी नहीं है। आप काले चोर के हाथ रजिस्ट्री की कापी भिजवा दें तो उस पर पटवारी पाबंद है कि इंदराज करेगा और जो एक्चुअल फ़ीस है वो ही वसूल करेगा। अगर इस तरह की कोई डिमांड करता है पटवारी, तो आपके पास एक मतलब तहसीलदार का ऑप्शन है। तहसीलदार के नाम पे एप्लीकेशन लिखें। सेम एप्लीकेशन आप एसी और डीसी उस ज़िला का जो है असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर उनको भी दे दें। अगर फिर भी नहीं होता उस पर अमल दरामद, तो कमिश्नर को एक दे दें, कमिश्नर के पास एप्लीकेशन चली जाएगी। नहीं तो एंटी करप्शन का भी आपके पास ऑप्शन है, एंटी करप्शन को भी आप एक एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो 1-2 लाख रुपया ज़ाया करने से बेहतर ये है कि 2-3 एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, वो लिख के आप फॉरवर्ड कर दें तो उस पर अमल दरामद हो जाएगा। तो ये चीज़ नाज़रीन आप भी समझ लें कि अगर तो रजिस्ट्री हो गई है, आपके पास एक लीगल प्रूफ आपके हाथ में है, उसके बाद आपको ख़ुद भी पटवार खाने में जाने की ज़रूरत नहीं है या राजी रिकॉर्ड सेंटर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। असल मालिक तो अलग रह गया। असल मालिक ने तो वो रजिस्ट्री करके आपको दे दिया, अब इंतकाल होना है, आप किसी के हाथ भिजवा दें फ़ीस दे के। तो राजी रिकॉर्ड सेंटर वाले और पटवारी दोनों पाबंद हैं। आपका वो इंतकाल का इंदराज करेंगे और विद इन 15 डेज़ उन्होंने करना होता है। अगर 15 दिन से ज़्यादा चला जाता है तो फिर वो कहानियाँ गढ़ लेते हैं, साढ़े को तो आए ही कोई नहीं, कोई आता तो हम करके देते, बंदा ही नहीं आया, रजिस्ट्री नहीं पहुंची। तो जब आपने एक लीगल एप्लीकेशन दी होगी तहसीलदार के नाम पे या एसीडीसी के नाम पे, तो वो आपके पास प्रूफ है जिस पे ठीक ठाक एक्शन बनता है। सर 1000 रुपये फीस, ये तो लाखों के हिसाब से जो पटवारी लूट रहे होते हैं सर। ये तो फिर आपने सीधी सीधी बात है कि पटवारी के पोल खोल रहे हैं आप तो। सर जुनैद भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसा कि हम शुरू से सुनते आ रहे हैं कि 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख लगता है इंतकाल होने में, तो ये तो ऐसे समझ में आ रहा है कि जब से पाकिस्तान बना तब से लेकर आज तक आप पटवारी का भांडा फोड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये प्रॉपर्टी कचहरी चैनल हमने बनाया इसलिए है कि हम इनके पोल खोल सकें, इनके भांडे फोड़ सकें। और सिर्फ पटवारी के हम पोल नहीं खोल रहे, और भी काफ़ी सारे बिल्डर्स और लोगों के पोल खोल रहे हैं। अच्छा, पहले प्रॉपर्टी कचहरी चैनल हमारा नहीं था। हम जो ये वीडियोस बनाते थे स्टेट सेफ मार्केटिंग जो हमारी कंपनी है उसके चैनल पे अपलोड करते थे। उसमें फिर एक दफ़ा एक बिल्डर ने मुझे थ्रेट भी किया कि मैं लीगल नोटिस भेजूंगा तुम्हारे कंपनी के नाम पे। तो हमने अपना चैनल ही प्रॉपर्टी कचहरी का अलग कर दिया कि अब इस चैनल के नाम पे लीगल नोटिस भेजते रहो। अब यहाँ पे स्टेट सेफ मार्केटिंग अलग हो गई, प्रॉपर्टी कचहरी चैनल अलग हो गया। तो काफ़ी सारे लोग वैसे भी मुझे शिकायत करते हैं कि हम जी यूनियन को, जो रिलेटेड की यूनियन है उसको एप्लीकेशन देंगे, तुम तो सब कुछ खोल के बयान कर रहे हो। तो हमारा मेन मकसद ये है लोगों को एजुकेट करना, लोगों को समझाना, जो ये फ्रॉड कर रहे हैं बिल्डर्स, जो पटवारी दोनों हाथों से लूट रहे हैं, लोगों को बताना कि
कि इस तरीके से आप बच सकते हैं, और वो हम अपना मिशन जारी रखेंगे। सर आपकी सारी बातें बहुत अच्छी हैं और हम लोगों को नॉलेज मिल रही है आपकी बातों से, और जो आपके ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं उनको करने देते, कोई मसला नहीं है। और माहौल जो है बहुत सीरियस हो गया है, तो मैं यहाँ पे ठेकेदार से फरमाइश करूँगी कि कोई दौड़ा या सॉन्ग वगैरह सुना दे हम लोगों को। माया शाम पई मुक आसा गया, हो मेरा छड़ गए काम बनेरा, मापे चापे सहेलड़िया, ओ मैनू ताना दे दे तेरा, आखे लग के लोकां दे ते डोला छोड़ दिता ही घर मेरा, आ सरदार वसा वंज जोका, हो कदी पा ततड़ी वल फेरा, हो कदी पा ततड़ी वल फेरा। गाना ला लिए इहदी चाल बना देने। कोई रोही याद करेंदी ढोला वल्ला तू, कोई रोही याद करेंदी ढोला वल्ला तू, तेको रोज सनेरे देंदी ढोला वल्ला तू, कोई रोही याद करेंदी, कोई बदली सामन दी, कोई बदली सामन दी, कोई तजवीज दो कोई ढोल मनावन दी, कोई रोही याद करेंदी ढोला वल्ला तू, कोई रोही याद करेंदी ढोला वल्ला तू। ज़बरदस्त ठेकेदार साहब, क्या बात है। ताड़ी आवाज़ है ना, बिस्जायशा सही कह दी है, ताड़ी आवाज़ है जादू है जादू। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं अभी नाजरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सारे से कि सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर कोई इंसान पेमेंट लेने के बाद रजिस्ट्री या इंतकाल ना कर दे, जैसे कि आपको पता है अक्सर ये फ्रॉड वगैरह होते हैं, पैसे ले लेते हैं और बाद में रजिस्ट्री इंतकाल नहीं करके देते, तो उसके क्या हल है, उसकी क्या कोई कार्रवाई की जा सकती है उस बंदे के खिलाफ? जी शाबाश, बहुत ही क्रिटिकल सवाल तुमने पूछा है। अच्छा, अब नॉर्मली जब ज़मीन का एक सौदा होता है तो यही होता है कि पहले बंदा पेमेंट करता है और फिर उसके बाद बंदे ने रजिस्ट्री करा के देनी होती है। तो अक्सर लोग जो है ना इस चीज़ पे बहस मुबाहिसा भी हो रहा होता है कि तुम रजिस्ट्री पहले करा दो फिर मैं पेमेंट दूंगा, फिर कुछ कह रहे होते हैं कि पेमेंट दूंगा तो रजिस्ट्री करा दो। और बाज़ दफ़ा देखने में ये वाक़या ही आया है कि कुछ लोग पेमेंट ले लेते हैं, उसके बाद रजिस्ट्री करवा के नहीं दे रहे होते, टाल रहे होते हैं, यार आज तक मैं लाहौर जाना है, टाइम नहीं हैगा, अगले हफ्ते तेनू करा देंगा, आज इधर आज उधर छुपते फिरते हैं, रजिस्ट्री करवा के नहीं दे रहे होते। इसी दौरान मालूम होता है जी वो ज़मीन किसी और को उसने बेच दी है। तो अब शरीफ आदमी जो है उसका क्या बिगाड़ेगा, कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। लेकिन यहाँ पे चार चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। सबसे पहले जब भी आप कोई सौदा करें तो उसको कागजी कार्रवाई की शक्ल दें, जो हम लोग नहीं देते। अच्छा, शर्माते रहते हैं बात करने से। तो कारोबार में और लेन देन में किसी किस्म की कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, चाहे वो आपका रिश्तेदार है या गैर रिश्तेदार है। लाजमी कागजी कार्रवाई करें। ईमेल के जब आप बयाना देते हैं तो बयाना का स्टाम्प आप लाजमी उसके साथ लिखें। और इससे पहले मैं वीडियो भी बना चुका हूँ, बयाना के स्टाम्प के लिए कुछ ज़रूरी हदायत मैंने बताई थी कि क्या क्या हदायत है। बयाना का स्टाम्प लिखें, उसके बाद आगे जो जितना आपका सौदा हुआ है उसका एक अलग सी स्टाम्प उसके साथ आप लिख लें। रजिस्ट्री तो बाद का प्रोसीजर है ना, वो करते रहें। अच्छा, उस स्टाम्प के अंदर जो पेमेंट जिस तरह आपने दी है वो सारा उसके अंदर बयान करें। और पहली कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आप जो पेमेंट कर रहे हैं वो थ्रू पे ऑर्डर करें, बैंक ड्राफ्ट करें, या चेक भी दे रहे हैं तो उस मुतलका बंदे के नाम का चेक दें जिसके बंदे के नाम पे वो ज़मीन है। अक्सर अच्छा जिसके नाम पे ज़मीन है वो कहीं यूके में बैठा होता है, पीछे उसका भाई बेच रहा होता है। नहीं जी, भाई ने किया सी तुसी भेज दियो तो मैं ही पीछे बढ़ना तो मैं ही बेचना, तो नहीं, उसी बंदे के नाम का चेक दें जिसके बंदे के नाम पर वो ज़मीन है।
अच्छा, सारी पेमेंट आप थ्रू बैंक करें ताकि आपके पास एक रिकॉर्ड मौजूद हो, सबूत मौजूद हो। अगर मकसूद है कि कैश ही देना है तो वो कैश देने के लिए 2 से 3 गवाहान बीच में डालें जिनके सामने आप वो कैश दें। आजकल तो डिजिटल दौर है, वो कैश देते हुए उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लें कि ये भाई कैश मैं आपको दे रहा हूँ, इतने पैसे आप गिनती करें, काउंट करें फलानी ज़मीन के मद में, और इसकी आपने रजिस्ट्री करवा के कल मुझे देनी है। अच्छा, ये अब हो जाते हैं पक्के काम। अच्छा, जब पेमेंट लेके कोई रजिस्ट्री करवा के नहीं दे रहा होता है तो उसके हाथ में आपका वीक पॉइंट होता है कि जो पेमेंट इसने दी है मुझे, उसका कोई सबूत तो इसके पास है नहीं है, कल को कुछ कर नहीं सकता। अच्छा, अगर आपके पास सारे सबूत है, स्टाम्प भी आपने लिखा है, पेमेंट का भी रिकॉर्ड मौजूद है, थ्रू बैंक हुई है या गवाहान के रूबरू हुई है, उसके बाद भी अगर कोई मुकर रहा है तो उसके लिए आप एक दावा तामील मुख्तस दायर कर सकते हैं कोर्ट के अंदर। अगर वो नहीं तो FIR कटती है। अच्छा, FIR भी अब देखें, पुलिस भी जो है ना, इसकी भी बीच में बड़ी गेम होती है। जो थोड़ी सी भारी पार्टी होती है, पुलिस उसको सपोर्ट कर रही होती है, तो पुलिस क्या करेगी, आप जब उसके खिलाफ FIR कटवाना चाहेंगे तो सिर्फ 420 की एक FIR काट देगी। अब 420 बेसिकली फ्रॉड, अगर क्योंकि एक पार्टी दूसरे के साथ करती है तो 420 की FIR कटती है। लेकिन यहाँ पे भी कुछ कानूनी पहलू को मद्देनज़र रखें कि 420 की FIR जो है, इस पर बग़ैर वारंट के गिरफ्तारी तो हो जाती है, लेकिन काबिल ज़मानत जुर्म है, मतलब इसमें फ़ौरन ज़मानत हो जाएगी, आगे कोर्ट में केस चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसको फिर देखेगा मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल या ये सेशन कोर्ट में केस जाएगा। लेकिन उसके साथ आपने 468 और 471 ये 2 FIR लाजमी लॉन्च करवानी है उस बंदे के ख़िलाफ़। अब उसमें जो 468 है ये भी बेसिकली फ्रॉड की है, लेकिन इसकी जो ग्रिप है ये थोड़ी सख्त है। इसमें जो अरेस्ट पार्टी होनी है वो बग़ैर वारंट के अरेस्ट नहीं हो सकती, वारंट आउट होगा। अच्छा, जिस चीज़ का वारंट आउट होता है वो केस मजबूत होता है, वारंट आउट होगा, बंदे की गिरफ्तारी होगी और फिर ज़मानत नहीं हो सकती, नाकाबिल ज़मानत ये जुर्म है। अच्छा, अभी जो 420 की पहले मैंने FIR आपको बताई है कटती है, उस पर राज़ीनामा हो सकता है। अगर राज़ीनामा दोनों पार्टियां करना चाहें तो कर सकती हैं, लेकिन अगर 468 की FIR कटी है तो फिर राज़ीनामा नहीं हो सकता, फिर उसका 7 साल सज़ा है। और जो मुअज़्ज़ज़ जज साहब जुर्माना आयद करते हैं वो जुर्माना है, और उस बंदे के साथ जो फ्रॉड हुआ है उसकी तलाफ़ी है। अगर ज़मीन नहीं की गई तो रजिस्ट्री भी होगी, जुर्माना भी होगा और जेल भी होगी। अच्छा, इसी तरह 471 जो है, 471 उससे भी मजबूत FIR है। अब उसमें फ्रॉड भी हुआ है और वो जो सौदा हुआ था उसकी उसने खिलाफ वर्जी भी की है। उस बंदे की बजाय आगे किसी और को वो ज़मीन बेच दी है, पेमेंट जहाँ से ली हुई है रजिस्ट्री करा के नहीं दी, तो 2 पहलू इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये भी जो 471 की FIR है ये भी बग़ैर वारंट, मतलब वारंट होगा, पुलिस अरेस्ट करेगी, ज़मानत नहीं होगी, राज़ीनामा नहीं होगा और 7 साल सज़ा, जुर्माना शामिल है। तो जब भी इस तरह का कोई मसला आपके साथ होता है तो FIR में जो दफ़ात लगानी है वो तीनों लगानी है, 420, 468, 468 और 471, 471, तो आपका केस हो जाएगा मजबूत। जब मजबूत केस होगा तो ऑटोमेटिकली दूसरी पार्टी जो है वो मजबूर है, अब वो जुर्माना सज़ा वो तो उसको होनी ही है, साथ में जो आपके साथ उसने ज़्यादती की है उसकी तलाफ़ी भी होगी। तो इन चीज़ों का लाजमी आप लोग ख्याल रखा करें। वाह, ज़बरदस्त सर, ये सारी बातें तो मुझे भी नहीं पता थी जो आज आपसे मालूमात हम लोगों को मिली है। और हमारी प्रॉपर्टी कचहरी का यही फ़ायदा है कि हमारे नाजरीन को भी ये सारी बातें पता लगती हैं, इंफॉर्मेटिव बातें पता लगती हैं और उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वो भी फ्रॉड से बच सकते हैं। जी मिस जायशा, बिल्कुल आपने बात ये तो सही की है और ये मशवरा आपको ओल्ड बॉय को भी देना चाहिए। ओल्ड बॉय हर वक्त बैठे रहता है, थोड़ा प्रॉपर्टी भी सीखा करो, झुकते ही करता रहता है। अल्लाह की शान है, बांदर भी होस्ट बनया बैठे। ओल्ड बॉय अपनी हालत वेख, मैंने तू बांदर बना छड़ा है, आप अपन वेख जिमें नाली छोटी खोती फसी होंदी है। और जा ठंडी कीती। अरे ओल्ड बॉय तुसी जाना तद्दी कर लियो। वाह ओल्ड बॉय वाह, मुंह तो इंज कड्डी बैठे हो जिवें जांगली किकर दे उत्ते न्याणी दी जुराब लटकी होंदी है। जी बिस्मिल्लाह, ऐंदा मुंह वेख जिमें लंगूर होंदा है। हाँ, तुसी इधर मारी जा रहे हो, उधर तुहाडे कोल जवाब नहीं है, अपना मुंह वेख लो, नहीं तो उस तरह नहीं होंदा, पटिया पिया होंदा। और जी हाँ, इवें गल है। और बांदर बांदरां दी और नानी आ
और तू बांदा बचावा वाला कलंदर है। अच्छा मैं कलंदर वैसे गौर नाल वेखो ऐ नहीं लगदा जिवें रोड ते पट्टा वेलकम लिखिया हुंदा। अच्छा यकीन मनो सारे दा केड़ा मुंह ऐ लगदा जिवें डबल नहीं बजा रहा टक 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 गरण 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 शक्ल तेरी एवें लग रही है मैंने। अच्छा एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, ठेकेदार साहब का नाम चेंज क्यों कर दिया गया है, ये वो भी #oldboy वाई? एक मिनट मिस जाशा मैं बताता हूँ ये ओल्ड बॉय इसका नाम हमने क्यों रखा है ठेकेदार से चेंज करके। ओल्ड बॉय इसलिए रखा है कि इस उम्र में बुढ़ी उम्र में भी ये छिछोरा बहुत है, ये वजह है कि इसका नाम ओल्ड बॉय हमने रख दिया है #oldboy। सर अगले सवाल की तरफ ही चलते हैं, मेरी तो हंसी नहीं रोक रही है #oldboy से। नेक्स्ट सवाल ये है कि क्या बेटा बाप की ज़िंदगी में ही जायदाद में से हिस्सा ले सकता है? असल में समझ नहीं आती शहबाज हमारा ये माशरा किस तरफ चल पड़ा है। अब कुछ नाफरमान औलादें हैं जो वालदैन को बहुत ज़लील ख्वार कर रही हैं कि उनकी ज़िंदगी में जायदाद उनकी अपने नाम की जाए और उसके बाद वालदैन को लातल्लक कर दिया जाए, ओल्ड होम में फेंक दिया जाए, लावारिस कर दिया जाए। हालांकि ये सोशल मीडिया पे आप भी वीडियोस देखते रहते होंगे। लास्ट एक बागपतन में भी वाक़या आया था, एक बेटा अपने वालदे मोहतरम को मतलब बड़ी बुरी तरह तशद्दुद कर रहा था जायदाद नाम करवाने के लिए, लेकिन बाद में फिर उस कहानी को कुछ और रंग दे दिया गया। तो अब बात ये है कि जब तक वालिद ज़िंदा है जितनी भी उसकी जायदाद है उसका पूरा अख्तियार वालिद के पास है, चाहे तो उस जायदाद को बेच दे, हिब्बा कर दे, फीस बिल्लाह किसी ट्रस्ट को दे दे, उसका पूरा अख्तियार है, कोई उसको रोक नहीं सकता। हाँ जब वालिद फौत हो जाता है तो फिर वो ही जायदाद विरासत में बदल जाती है और विरासत अकॉर्डिंग टू लॉ अकॉर्डिंग टू शरीयत जिस तरह तकसीम होनी होती है उसी तरह हो जाती है। हाँ फिर दूसरा जो है ना तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि अगर वालिद चाहता है अपनी मर्ज़ी से कि मैं अपनी ज़िंदगी में ही अपनी औलाद में अपनी जायदाद को तकसीम कर दूं, बंटवारा कर दूं ताकि मेरी वफ़ात के बाद ये आपस में झगड़ते ना रहें, लड़ते ना रहें, तो उसके लिए एक इंतकाल तमलीक का ऑप्शन है। इंतकाल तमलीक के ज़रिए वो तमलीकनामा जो है वो जारी हो जाता है और तमलीक हो जाती है वो प्रॉपर्टी, इंतकाल तमलीक हो जाता है। हर बेटा हर बेटी के नाम पे अलग अलग प्रॉपर्टी अपनी मर्ज़ी से वालिद करा सकता है। लेकिन अगर कोई बेटा ज़बरदस्ती चाहे कि ज़बरदस्ती कर ले वालिद के साथ और ज़बरदस्ती जाके एक कोर्ट में केस दावा दायर कर दे, केस कर दे, पिटीशन फाइल कर दे, तो कोर्ट जो है कभी भी वालिद की मौजूदगी में जायदाद बेटे के नाम पर नहीं करेगी। अच्छा सर यहाँ पे आपकी बात हमारी समझ में तो आ गई है, लेकिन मेरा भी एक सवाल है कि जो वालिदा की प्रॉपर्टी होती है उसका बंटवारा किस तरीके से किया जाए? क्या माँ की मर्ज़ी है कि वो एक को दे दे या सबके बराबर हिस्से करे? किस तरीके से उसका बंटवारा होगा? जायशा अगर तो वालिदा ज़िंदा हैं और अपनी मर्ज़ी से अपनी जायदाद का बंटवारा करना चाह रही हैं, तकसीम करना चाह रही हैं और अकॉर्डिंग टू रूल्स, अकॉर्डिंग टू शरीयत, अकॉर्डिंग टू लॉ अगर करती हैं तो फिर तो ठीक है। अगर एक बेटे या एक बेटी के नाम पे वो सारी जायदाद कर देती हैं तो उसको कल को क्लेम किया जा सकता है, रिवोकेबल है, इसको रिवोकेबल हमारी ज़बान में कहा जाता है, मतलब क्लेम कर सकते हैं बाकी जो औलादें हैं और फिर दोबारा से मतलब आफ्टर डेथ ये केस किया जा सकता है, दोबारा से बंटवारा होगा और उसी तरह जिसका जितना हिस्सा बनता है उसी तरह तकसीम होगा। अगर हाँ एक औलाद को हिब्बा करना चाहें तो 1/3 से ज़्यादा हिब्बा नहीं किया जा सकता। जी सर आपकी बात हमारी समझ में आ गई। आज तो हम लोगों को काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपकी तरफ से, और यहाँ पे मैं ओल्ड बॉय का रैप सॉन्ग सुनना चाहती हूँ और सब तरफ से फरमाइश भी आ रही है, तो काइंडली आपसे मैं फरमाइश करती हूँ कोई अच्छा सा सॉन्ग सुना दें। आई एम ओल्ड बॉय, आई एम ओल्ड बॉय। शायद अनवर स्पेशली तेरे वास्ते गाना तैयार किया है। कोई बड़ा लानती कोई छोटा लानती, कोई बड़ा लानती कोई छोटा लान, गरीबों तू लानता देना लानता, गरीबों तू लानत देना, तेरी व्हील गड्डी दा टुटन, तेरे व्हील गड्डी दा टुटन, तेरे व्हील गड्डी दा टुटन, लानत तेरे ते, तेरे अब्बे तो लानत जेड़ा गरीब चौकीदार, तेरे अब्बे तो लानत जेड़ा गरीब चौकीदार, गरीबों तू लानत देना, तेरी ये बीमार, लख लानत तेरे ते, फिट मुंह तेरे ते। आई एम ओल्ड बॉय। साडी एक कचहरी स्टेट, साडी प्रॉपर्टी कचहरी, साडी तरफों तेनों स्पेशली लानत देने, असी है ओल्ड बॉय, असी है ओल्ड बॉय। तेरी अगर नस्ल सानू याद करेगी इंशाअल्लाह ताला बीमार ओ जमेगी, तेरी अल्लाह बीमारी
इस तरीके दी लावे ना तू रमे हस्पताल दा ना रमे तू पिछे दा ना रमे तू अगे दा गरीबां नू तो गाल करना तेरे ते लानत सिर्फ तेरे ते लानत नहीं तेरे ते रब दी लानत शैतान है अबलीस है फिरौन है तू शैतान है अबलीस है फिरौन है तू लख दी लानत चाय वाला चाय वाला चाय वाला चाय वाला आज चाह पी ला तेन प्यावा लोटे क्योंकि तू गरीबां दी इंसल्ट करना है गरीबां दी इंसल्ट करना ओल्ड बॉय आई एम ओल्ड बॉय मैं तेन खुले अल्फाजा च गाल कड्डी लानत तेरी शक्ल ते तू होवे बीमार तेरे गुर्दे होवन खराब तेनू होवे कैंसर ते तेनू ले जावा हस्पताल ओ भी एदी एम्बुलेंस दे विच ले जावा आई एम ओल्ड बॉय प्रॉपर्टी कचहरी की आन बान शान ओल्ड बॉय। सर ओल्ड बॉय को दफा करें, ये तो फजूल सा बंदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रॉपर्टी का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 2024 में कौन कौन से लोग प्रॉपर्टी में नुकसान उठाएंगे, जरा ये बयान कर दें। जी शबाज, 2024 की अगर हम बात करें तो 2024 में अच्छा, अब एक तबका होता है प्रॉपर्टी में एंड यूज़र और एक होता है इन्वेस्टर। अब जो डीलर बैठा है ना, प्रॉपर्टी डीलर, एंड यूज़र को दिखाता है सब्ज़ बाग दिखा के उस बेचारे की गुंजाइश होती है 1 या 2 प्लाट लेने की, लेकिन सब्ज़ बाग दिखाता है अभी आप ले लें 3 महीने में प्रॉपर्टी के रेट तो डबल ट्रिपल हो जाएंगे और मैं प्रॉफिट के साथ, डबल प्रॉफिट के साथ ये आपको बेच के दूंगा। वो बेचारा क्या करता है, घर जाता है, बीवी का जेवर भी बेच देता है और भी घर के आइटम बेच के 10-15 फाइलें उठा लेता है किसी भी प्रोजेक्ट की। लेकिन उसके बाद 3 महीने तो गुजर जाते हैं, टाइम आ जाता है तो डीलर आए बाइश आए आंखें माथे पे रख लेता है, बात उसकी नहीं सुन रहा होता है, तो वो बेचारा बर्बाद हो जाता है क्योंकि उससे फिर वो फाइल्स बिक नहीं रही होती। तो ये 2023 में भी हुआ है और 2024 में भी होगा और कंफर्म होगा। तो यहाँ पे नाजरीन, अगर तो आप एंड यूज़र हैं, आपके पास गुंजाइश ही 1 प्लाट या 2 प्लाट लेने की है तो 1 या 2 प्लाट ही आप ख़रीदें, आप उससे ज़्यादा प्लाट मत खरीदें। देखिए इन्वेस्टर जो है ना, इन्वेस्टर का खाता ज़रा अलग होता है। इन्वेस्टर का काम यही है कि लो लेवल पे फाइल्स ख़रीदना फिर बेचना। फिर इन्वेस्टर जो है अपडेटेड होता है मार्केट के साथ, उसको पता होता है कि ये जिस प्रोजेक्ट में मैं फ़ाइल्स ख़रीद रहा हूँ अब उसके रेट अगले हफ्ते में, 10 दिन बाद, महीने बाद इंक्रीज़ होने वाले हैं। जब इंक्रीज़ होंगे तो मेरा ऑटोमेटिकली फ़ायदा होगा। फिर इन्वेस्टर के पास बेचने का प्लेटफॉर्म होता है, वो अपनी फाइल्स बेच सकता है, लेकिन एंड यूज़र नहीं बेच सकता, डीलर की बिहाफ पे छोड़ता है। तो डीलर कभी भी एंड यूज़र की फाइल्स नहीं बेचता जब तक बीच में गैप ना आ जाए। 2023 में भी ये फ्रॉड बहुत ज़्यादा चला है, 2024 में भी यही लोग नुकसान उठाएंगे। तो इस चीज़ से आप लाजमी अवॉइड करें। कभी भी अगर 1 प्लाट का आपका बजट है तो 1 प्लाट ही ख़रीदें, 2 का बजट है तो 2 ही ख़रीदें। अगर आप एंड यूज़र हैं तो 2 से ज़्यादा फाइल्स ना ख़रीदें। हाँ, अगर आप प्रॉपर्टी का काम करना चाह रहे हैं एज अ इन्वेस्टर लेकिन आपके पास बेचने का प्लेटफॉर्म नहीं है तो फिर कोई अथेंटिक रियल इस्टेट कंपनी तलाश करें, जैसे कि स्टेट सेफ मार्केटिंग एक अच्छी और ऑथेंटिक रियल इस्टेट कंपनी है, उसके थ्रू आप काम करें। वो टोटल जिम्मेदारी लेती है, आपकी इन्वेस्टमेंट को महफूज बनाती है। अगर आपकी फाइल्स हैं तो वो आपको बताएगी किस प्रोजेक्ट में ख़रीदें, आप ख़रीद लेंगे। उसके बाद बेचना स्टेट सेफ मार्केटिंग की ज़िम्मेदारी होती है, आपकी ज़िम्मेदारी नहीं होती। तो इस चीज़ का लाजमी आप ख्याल रखें और 2024 को सिक्योर बनाएं। अच्छा सर, ये तो तुसी गल कर ली है भाई बचाने की कि किस तरह सेव करनी है। यह गल बस से जा रहे सी सर, ठीक है, बस डिग गई दरिया सिंच वो लोगों कोई इधर जा रहे कोई इधर जा रहे, समझ नहीं आ रही। ए पढ़ के एक दबूता वेखी जा रहे, ठीक है। मैं क्या क्यों भाई, कहता मैं कंडक्टर लभ रहा, उन्हें मेरे किराया बकाया देना है। अच्छा बस तेरा जिवें हिसाब किताब बनया है ना, चिट्टा कबूतर बेहतरीन बनता पे, यकीन मान तू बेहतरीन लगता पे चिट्टा कबूतर। तो ये दस भी तू कदे मांस ते अंडा दिता? ओल्ड बॉय तू तो पहले बुढ़ा हो गया, अब तो तेरी मत मारी गई है। कबूतर केड़ा अंडा देते हैं, कबूतर की देनी है। जुनेद भाई, ओल्ड बॉय ने तुसी इतना ही ना लाइट लो कि वो दरिया सिंध बस डट्टी तो वो कंडक्टर में ढूंढी जा रहा, अज भी उन्होंने अकाउंट 1.5 लाख रुपया पे एडा अमीर कल वाशरूम के बाहर लड़ रहा सी,
गल कर दो तनवीर साहब, गल पूरी जो है ना वो मैं दसना। कल वाशरूम के बाहर लड़ रहा सी, मैं क्या क्यों कहंदा 20 रुपये मंगदा, मैं कहते दे भाई देने ही है, कहंदा कि मैंने जो ना लोटे च पेप्सी पा के दिता सी जी मैं 20 रुपये दे दूंगा। तनवीर साहब 1.5 लाख रुपए की गल कर रहे हो, जिहदा ओल्ड बॉय का बैंक है ना, मैं लगता 1.5 लाख रुपए उन्हें आपको नहीं वेखे होने, उन्हें जिसने एम्प्लॉय ना सरकारी जो बैंक इतना को वाहियात बैंक खुदा दी कसम पता नहीं के दसा। उत्थे तुसी जाओ ना काम करो, किसी भी काम चले जाओ, 12 घंटे वो खुलता तो 12 घंटे चो 11.5 घंटे लंच टाइम उत्थे चलता। चोर भी चोरी करना है ना आ दिन लंच टाइम बाद में एवं इन्हें वो वाला बैंक है। तुसी छोड़ दो एम्प्लॉय इतने को बुढ़े हो गए उन्होंने को ना नोट गिनना का थोक खत्म हो गया, इतने वो बुढ़े वाहियात मैं क्या दस बैंक के हालात इतने बुरे सीरियसली मकड़िए जाले उत लाए हुए उत इतने बुजुर्ग बंदे बैठे एम्प्लॉय उन्होंने दसो ना मोहम्मद अकरम टाइप करो, इदा तो टाइप करते हैं MNH इधर टाइप कर दें, बंदा अगला कहना भाई तू माफ कर दो, बंदा मर गया है जिस तू ना लिखता पे जब तू खत्म करना ना उसकी 7 नस्ल गुजर चुकी होनी है ना। ये जे बैंक 1.5 लाख रुपए की अकाउंट ही पवा छोड़ा, 1.5 लाख रुपए भी ना वो पुराने 5-5 रुपए वाले नोट था वो कैश विच रखे हुआ होता है। तो नाजरीन अपने नेक्स्ट सेगमेंट के तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है वो है प्रॉपर्टी अपडेट्स विद ESM। तो चलिए प्रॉपर्टी अपडेट्स विद ESM का बाकायदा आगाज करते हैं। सुनने में आ रहा है कि जो मुतलका सोसाइटीज़ हैं उन लोगों रिंग रोड से डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिलेगा, तो सर इसके बारे में आपकी क्या राय है? जी मिस जायशा, जो रिंग रोड रावलपिंडी है ये बहुत ही एक अच्छा मंसूबा है, इससे लोगों को बड़ी सहूलत मिल जाएगी। इसके अलावा जो है इससे जो प्रॉपर्टी जुड़ी हुई है, कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनके लिए ये बड़ा खुशाइन अमल है। इससे पहले आप लाहौर में देखें तो वहाँ पे भी रिंग रोड बना था जिससे बड़ी फैसिलिटी हुई थी लोगों को। अच्छा, काफ़ी ट्रैफिक का रश ख़त्म हो गया रिंग रोड की वजह से। अब कोई बंदा जा रहा है बेचारा लाहौर, तो उसने जाना है भट्टा चौक, लेकिन उसको पूरा शहर गुजरना पड़ता था, बड़ा टाइम वेस्ट होता था ट्रैफिक की वजह से। लेकिन अब रिंग रोड से सीधा सीधा जाता है, इंटरचेंज उतरता है और भट्टा चौक पहुंच जाता है। सेम इसी तरह अब रावलपिंडी रिंग रोड जो बन रहा है ये तकरीबन आप कहें GT रोड रवात से शुरू हो रहा है और ठलियाँ इंटरचेंज पे ख़त्म हो रहा है। अब जितना भी पेशावर रोड पे एक ट्रैफिक का भाव था वो कम हो जाएगा, काफ़ी ट्रैफिक वहाँ, क्योंकि ट्रैफिक इधर मूव हो जाएगी। एक बंदा शहर के अंदर से जलील ख्वार नहीं होना पड़ेगा, डायरेक्ट उसकी एक्सेस होगी। लेकिन इसका जो है वाकई ये कुछ न्यूज़ गर्दिश कर रही हैं कि जितनी भी सोसाइटीज़ इस पे आ रही हैं उनको एक्सेस नहीं मिलेगी। ये अब इसको जोड़ा जा रहा है ठलियाँ इंटरचेंज से, जो मतलब ठलियाँ इंटरचेंज तो चले वहाँ से एयरपोर्ट को एक्सेस दे दिया गया। इसके अलावा M2 मोटरवे से कैपिटल स्मार्ट सिटी को डायरेक्ट एक्सेस दिया गया है। तो इसी तरह लोग ये सोच रहे थे कि रिंग रोड से भी कुछ सोसाइटीज़ को डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा, तो वो नहीं मिलेगा। मज़ीद अब उसकी क्या असर पड़ेगा सोसाइटीज़ पे, इसके लिए रिपोर्ट जुनैद साहब ने तैयार की हुई है। जुनैद साहब ज़रा बताएं कि क्या असर सोसाइटीज़ पे पड़ रहा है इसका, रिंग रोड के डायरेक्ट एक्सेस ना मिलने का। जी सर, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपने बात की है, जो रावलपिंडी रिंग रोड है वो तो बिल्कुल एक अच्छा मंसूबा, दुआ हम भी करेंगे आप भी करें कि ये कंप्लीट जो है ना जल्द से जल्द हो जाए। अच्छा सर, थोड़ा सा मैं इस पे अपनी रोशनी डालूंगा, वो ये है कि जो इससे मुताल्लिक़ जितनी भी सोसाइटीज़ है, जैसे कि मैं मिसाल के तौर पर ले लेता हूँ फैसल टाउन हो गया फ़ेज़ 2 का, या उसके बाद जो है ना कैपिटल स्मार्ट सिटी हो गया, ब्लू वर्ल्ड सिटी हो गया। तो सर ये बातें गर्दिश में कर रही थी ख़ासतौर पर फैसल टाउन के हवाले से कि भाई यहाँ पे जो है ना एक्सेस नहीं देंगे तो इसका मार्केट लो हो जाएगा, ये हो जाएगा, प्रॉपर्टी गिर जाएगी, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सर जितना हमें पता चला है उसमें मैं सिर्फ एक मिसाल ले लेता हूँ, बाकी तो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जिस तरह आपने बता दिया ब्लू वर्ल्ड सिटी के एक्सेस का और कैपिटल स्मार्ट सिटी के एक्सेस का, तो थोड़ा सा मैं इसमें फैसल टाउन के एक्सेस की बात करता हूँ। फैसल टाउन के एक्सेस के बारे में अगर हम बात करें तो ऑलरेडी ये नहीं है कि फैसल टाउन में कोई एक्सेस ऑलरेडी है ही नहीं, कि भाई सिर्फ जो है ना अगर रिंग रोड उसको एक्सेस दे देता है तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, अदरवाइज नहीं। रिंग रोड से पहले भी अगर फैसल टाउन को हम देख ले तो फैसल टाउन को ऑलरेडी अगर मैं बात करूं तो एक्सेस उसके 3 हैं, जैसे कि चक्री रोड से डायरेक्ट उनको जो है ना एक्सेस मिल रहा है, ठलियाँ इंटरचेंज से उनको एक एक्सेस मिल रहा है। और इस्लामाबाद में अगर बात करें I16 सेक्टर की, I16 सेक्टर के इन फ्यूचर में जैसे ही वो कंप्लीट होगा तो ऑलरेडी उसको फैसल टाउन को ये मिल जाएगा कि उनको एक्सेस वहाँ से मिल जाएगी। और दूसरी बात यह कि फैसल टाउन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अगर चौधरी अब्दुल मजीद साहब के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड के भी देख ले तो माशाल्लाह
माशाल्लाह से बेहतरीन प्रोजेक्ट्स उन्होंने डिलीवर किए और उनका फोकस ही इस चीज़ पे होता है कि प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द और टाइमली डिलीवर किया जाए। उसके अलावा ये इनकी अगर ज़मीन की बात करें तो 70,000 प्लस कनाल जो है वो इन्होंने बाई की है, परचेज की है और उस पर ये सोसाइटी चल रही है। तो मेरे ख्याल से तो सर ये रिंग रोड का ठीक एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, लेकिन ये जो हमारे लोगों के माइंड में एक गलत अफवाह लोगों ने डाली हुई है, कुछ सोशल मीडिया के जो है ना अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए उन्होंने ये बात की है कि भाई फलाने टाउन को, या जो है ना मिसाल के तौर पर मैं दे देता हूँ फैसल टाउन का हो गया, ब्लू वर्ल्ड सिटी का हो गया, कैपिटल स्मार्ट सिटी का हो गया, ये असल में बड़े प्रोजेक्ट के नाम है इसलिए मैं नाम ले रहा हूँ। तो अगर इनको एक्सेस नहीं भी मिलती या मिलती है वो बात की बात है, लेकिन ऑलरेडी इनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इनके पास ऑलरेडी एक बेहतरीन लोकेशन है, बेहतरीन एक्सेस है इनके पास। अगर आप विजिट कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा, मतलब ठलिया इंटरचेंज से फैसल टाउन को अगर एक्सेस मिल रही है तो ये बहुत अच्छी वो अच्छा जैसे ठलिया इंटरचेंज से फैसल टाउन फेज 2 को एक्सेस ऑलरेडी दिया गया है, उनका आइसोला से इन फ्यूचर में जो है ना बात वो कंप्लीट है, लेकिन सिर्फ ये कि आइसोला की जब डेवलपमेंट हो जाएगी तो वहां से भी उनका एक्सेस आ जाएगा। इसी तरह के सारे प्रोजेक्ट्स है। तो मैं सिर्फ यहाँ पे इतना ही कहूँगा कि रिंग रोड से एक्सेस मिलना न मिलना वो बात की बात है। ऑलरेडी अगर एक डेवलपर ने जो है ना इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो उसने कुछ सोच समझ के लॉन्च किया होगा। सिर्फ एक एंट्रेंस नहीं होती, कई सारे एंट्रेंस होती है। तो लिहाजा इस तरह के लोगों की बातों में आप ना आए और आप वहां पे जाके देख लें, आपको साइट विजिट आप कर लें, आपको जगह पसंद आएगी और आपको समझ भी आ जाएगी, क्योंकि बातों से वीडियोस में आपको वो चीजें नजर नहीं आएंगी जो कि आप खुद वहां पे विजिट करेंगे तो आपको ये चीज बाकायदा नजर आ जाएगी और आपको खुद समझ आ जाएगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना। आज की दूसरी अपडेट है सफारी गार्डन लाहौर की। सर पुलिस के साथ कोई इनका मुआहिदा हुआ है, सुनने में आ रहा है। जी बिल्कुल, सफारी गार्डन हाउसिंग स्कीम लाहौर ये अजवेरी बिल्डर का प्रोजेक्ट है और अजवेरी बिल्डर इससे पहले भी बड़े अच्छे अच्छे काम करता आया है। अभी भी बड़ा एक इसने अच्छा स्टेप लिया है जिस पे मैं तो इनको अप्रिशिएट ही करूँगा। पहले इससे इस बिल्डर कोई भी है ना इस तरह का स्टेप नहीं लेता, ये एक अच्छा स्टेप है। चलो छोटा स्टेप है, ये बड़ा है लेकिन अच्छा स्टेप है। जो इन्होंने पुलिस के साथ एक एग्रीमेंट भी किया है, मज़ीद जो है उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार की हुई है जुनेद साहब ने। तो ज़रा जुनेद साहब बताएं हमारी नाज़रीन को। जी सर, बिल्कुल मैं इसके साथ एग्री करता हूँ। हजवेरी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का अगर बात करें तो पाकिस्तान में ये मेरे ख्याल से तो सबसे पहला प्रोजेक्ट इस तरह है जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया और एक बेहतरीन कदम है। मैं ऑलरेडी जो है ना खुद भी इसको अप्रिशिएट करता हूँ। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि ये IG पंजाब उस्मान अनवर साहब और चेयरमैन सफारी गार्डन हाउसिंग सोसाइटी के हाउसिंग स्कीम के जो है शेख अमजद साहब, इन्होंने इस मुआहदे पर दस्तखत किए और इसमें ये उन्होंने किया है कि शहदा के ख़ानदान जितने भी हैं उनको ये प्रोवाइड करेंगे मुफ्त प्लॉट। तो उनमें ऑलरेडी कई जो ना मलकियत के कागजात उन्होंने उस मौके पे तकसीम कर भी दिए हैं। और उसके अलावा भी सर पुलिस के लिए भी एक जगह उन्होंने ख़ास मुतय्यन की है जहाँ पे पुलिस चौकी भी कायम की जाएगी और ये मेरे ख्याल में सर एक बेहतरीन कदम है। अच्छा जुनेद साहब, ये जैसा कि आपने शोधा का जिक्र किया है, तो इसमें हमारी पुलिस जो है उसकी सिर्फ फैमिली शामिल है या कि हमारी फोर्सेस का भी जिक्र है? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ गया कि फोर्सेस के शोहदा हैं या जो है ना पुलिस के। तो देखिए मैं एक बात कहूँगा यहाँ पे कि IG पंजाब साहब ने अगर ये मुआहिदा साइन किया है और ये लाहौर का प्रोजेक्ट है तो जो है ना एक क्लियर बात है कि ये पुलिस के शोहदा के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन्होंने क्रिएट की है। आज की तीसरी अपडेट है कि मलिक रियाज साहब और उनके बेटे अली रियाज साहब के जो है असासे मुंजमद हो गए हैं। तो सर इसके बारे में हम लोगों को थोड़ा सा बताएं सर कि इसका पहरिया टाउन के ऊपर कोई असर पड़ सकता है? जी मिस आशा, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मलिक रियाज और जो बहरिया टाउन के चेयरमैन हैं और साद नज़ीर जो चेयरमैन है बिलू ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के, बिलू वर्ल्ड सिटी भी इनका है, इनको मतलब इस चीज़ का देखना चाहिए था, सियासत से दूर रहना चाहिए था, लेकिन ये सियासत में इन्वॉल्व हुए। और यहाँ पे ये बात जो है बड़ी वाज़ेह है कि एक बिज़नेसमैन को सियासत से दूर रहना चाहिए। सियासत एक पॉलिटिक्स अलग चीज़ है, बिज़नेस अलग चीज़ है, क्योंकि बिज़नेस में आपके साथ कई लोग, कई इन्वेस्टर्स, कई डीलर्स जुड़े होते हैं जिनका ठीक ठाक पैसा लगा होता है।
जब आप सियासत में जाते हैं तो आपके सियासी हरीफ आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तरह तरह के वार करते हैं, जिन वार की जद में आके सिर्फ आप मुतासर नहीं होते, आपसे जुड़ा हर शख्स मुतासर होता है। तो यही काम ब्लू वर्ल्ड सिटी के चेयरमैन साद नज़ीर ने किया, जिसे ब्लू वर्ल्ड सिटी की साख को काफ़ी नुकसान पहुंचा। अच्छा, फिर इन दोनों का कंसेप्ट ये है कि एक तो सियासत हमें शायद प्रोटेक्ट करेगी, या फिर दूसरा ये दोनों चैनल जो मीडिया चैनल है उन पे कोई बड़ा भरोसा करके बैठ गए। साद नज़ीर साहब ने भी चैनल लॉन्च कर दिया, मलक रियाज साहब भी चैनल लॉन्च कर रहे हैं जो दुबई से ऑपरेट करेंगे, लेकिन इस चीज़ का कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। अब मैं बात करूं तो एक्चुअली अब अलकादर ट्रस्ट वाला केस खुला, 190 मिलियन पाउंड्स वाला, वो केस इतना हाईलाइट हुआ, फिर उसकी जद में जो बैरियर टाउन कराची है, SBCA ने उसकी NOC कैंसिल कर दी। हालांकि 2014 में बैरियर टाउन लॉन्च हुआ, आज तक SBCA चल ही रहा था, को मुदाखलत की है पहले भी, लेकिन जो फिर शराइत रखी मलक रियाज साहब ने, SBCA ने भी मानी, सुप्रीम कोर्ट ने भी मानी, लेकिन अब एकदम से ये जो कैंसिल हो गई NOC, इस पे ज़रा सोचना चाहिए कि बैक एंड पे बात कुछ और थी। अब उसका अफेक्ट जाके आपका बैरियर टाउन पेशावर पे पड़ा। बैरियर टाउन पेशावर में बिल्कुल सेल्स ख़त्म हो गई। फिर बैरियर टाउन पिंडी पे भी इफेक्ट पड़ा, सेम लाइक एज। फिर इन्हीं का जो नवासा है बिलाल बशीर, उसका न्यू मेट्रो सिटी ब्रांड है, अब न्यू मेट्रो सिटी भी उसका इफेक्ट पड़ रहा है। अभी लाहौर में भी न्यू मेट्रो सिटी लॉन्च होना है, फिर सिटी हाउसिंग भी इन्हीं का एक ब्रांड है। तो ये सब का सब मुतासर हो रहा है। तो सबसे पहले तो पॉलिटिक्स के इनको टोटली दूर रहना चाहिए। अब बात करते हैं कि जो अब जैसे बैरियर टाउन कराची की मैं बात करूं तो ठीक ठाक डेवलपमेंट हो चुकी है, लोग रह रहे हैं। तो अब लोग काफ़ी पैनिक है इस चीज़ को लेके कि असासे जब मुंजमद हो गए हैं मलक रियाज साहब के और उनके बेटे अली रियाज साहब के, तो ज़ाहिर बात है बैरियर टाउन भी उन्हीं का है। तो देखिए बैरियर टाउन मलक रियाज साहब का नहीं है, वो जस्ट एक चेयरमैन है। बैरियर टाउन उन लोगों का है जो वहाँ पे रिहाइश पजीर है। बैरियर टाउन मलक रियाज साहब का एसेट नहीं है। एसेट वो होता है जो पर्सनल एसेट होते हैं। अब एक बंदा किसी कंपनी का मालिक है तो कंपनी की बैंक अकाउंट या स्टेटमेंट जो होती है उसमें इंडिविजुअल का कोई हिस्सा नहीं होता। इंडिविजुअल जो उसका अकाउंट होता है बैंक अकाउंट, उसके एसेट वो होते हैं। अगर उसका उस प्रोजेक्ट से हट के कोई प्रॉपर्टी है तो वो उसका एसेट होता है। बैरियर टाउन एसेट नहीं है। बैरियर टाउन के सिर्फ वो चेयरमैन है और बैरियर टाउन के एहसास मुंजमद नहीं हुए, मलक रियाज साहब के पर्सनल एहसास मुंजमद हुए हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो लोग रह रहे हैं उनको घरों से निकाला जाएगा और पूरा बैरियर टाउन मस्मार कर दिया जाएगा। नहीं भाई, लोगों ने मतलब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, घर बनाए हैं, रह रहे हैं, प्लाजे हैं, कमर्शियल जगह हैं, वो उनके मालकान हैं, उनका पैसा लगा है, उनको मतलब ना तो बेदखल किया जाएगा, वो सिस्टम उसी तरह चलता रहेगा। अब आगे जो सेल्स की कहानी है, बैरियर टाउन में भी जो SBCA ने NOC कैंसिल किया, वो NOC फॉर सेल्स कैंसिल किया, तो उसका इफेक्ट आगे ज़मीन बेचने पे होगा। जो आबाद है उन पे कत्ल नहीं होगा, तो इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जितनी सेल परचेज़ होगी है वो उसी तरह चलती रहेगी। सासे मुंजमद हुए हैं तो उसका अफेक्ट अगली सेल्स पर पड़ सकता है, लेकिन जो बिक चुका है उस पर कत्ल नहीं पड़ेगा। जी सर, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ सुनने को मिल गई है, क्योंकि यहाँ पे ये सासे मुंजमद होने का सुन के काफ़ी लोग पैनिक हो रहे थे। तो यहाँ पे मैं ओल्ड बॉय से एक फरमाइश करूँगी कि वो कोई हमें अच्छा सा सॉन्ग सुना दे, क्योंकि माहौल काफ़ी सीरियस हो गया है। साकी की हर निगाह पे बल खा के पी गया, लहरों से खेलता हुआ लहरा के पी गया, लहरों से खेलता हुआ लहरा के पी गया। ऐ रहमते तमाम मेरी हर खता माफ, ऐ रहमते तमाम मेरी हर खता माफ, मैं इंतहा शौक में घबरा के पी गया। पीता बगैर अज़्म ये कब थी मेरी मजाल, दर पर्दा चश्म यार की शहपा के पी गया। ये जो हल्का हल्का, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है।
कि शराब पीना सिखा दिया। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया, कि शराब पीना सिखा दिया। शराब कैसी खुमार कैसा, ये सब तुम्हारी नवाजिशें हैं। शराब कैसी खुमार कैसा, ये सब तुम्हारी नवाजिशें। पिलाई है जिस नजर से तूने कि मुझको अपनी खबर नहीं। तेरी बैकी बैकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया, मुझे एक शराबी बना दिया, मुझे एक शराबी बना दिया। नाज़रीन, प्रॉपर्टी अपडेट्स विद ESM में आपने काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी के अपडेट्स वगैरह जान ली होंगी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जो है अवेयरनेस विद ESM। तो चलें अवेयरनेस विद ESM का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज की पहली अवेयरनेस सर, MLM कंपनीज़ जो हैं वो हमारी यूथ को पैसों का लालच देके काफ़ी बर्बाद कर रही हैं, काफ़ी ऐप्स के बहाने उनसे पैसे ठग रही हैं। सर, इसके बारे में आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल मिस आयशा, बड़ा अच्छा टॉपिक आज आप अवेयरनेस का निकाल के लाई हैं और यहाँ पे अवेयरनेस में अपनी यूथ को भी दूंगा और उनके पेरेंट्स को भी दूंगा। असल में ये MLM कंपनीज होती हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग भी इनको कहते हैं, जिसके अंदर कोई प्रोडक्ट इन्वॉल्व नहीं होता या बाज़ दफ़ा ये कोई प्रोडक्ट डाल भी देते हैं जस्ट फॉर चार्मिंग। इनका कोई ऑफिस नहीं है, कोई हेड ऑफिस नहीं है, कोई ये कंपनी नहीं है, कोई ये फैक्ट्री नहीं है, कोई मिल नहीं है। जस्ट एक वेबसाइट होती है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिस पे काम किया जा रहा होता है और सॉफ्टवेयर भी वो एक लैपटॉप पे रख के कहीं भी किसी कमरे में बैठे होते हैं, चला रहे होते हैं। और ज़्यादातर ये आउट ऑफ कंट्री से इसको ऑपरेट किया जा रहा होता है, जैसे दुबई वगैरह में ये अलाउड है तो दुबई वगैरह से इसको ऑपरेट किया जाता है। अब उसमें होता क्या है, एक ट्री सिस्टम बनता है कि एक बंदा 5,000 लगाए, अच्छा उसने लगा दिया, अब जी 2 बंदे अपने नीचे लगाओ, 5,000 वो देंगे तो उसमें से 500 हम आपको कमीशन दे देंगे। अब 5,000 ले लिया, 4500 कंपनी के पास चला गया, 500 उसको कमीशन का लालच मिल गया, 1,000 रुपया कमा लिया। अच्छा, रातों रात सब्ज़ बाग वो दिखाते हैं, रातों रात आपको करोड़पति बना देते हैं। अब इनिशियल जो ऊपर होता है वो लालच में हो जाता है। इवन के मैं आप लोगों को बताऊँ कि ये लोग जैली फतवे तक निकाल के ले आते हैं। जैली फतवे भी इनके पास मौजूद होते हैं। अगर आप देखें दारुल इफ्ता के और काफ़ी सारे फतवे ये उठा के घूम रहे होते हैं, नहीं जी ये शरीयत के लिहाज से भी ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना ये रिटर्न दे रहे होते हैं ना, अगर एक बंदा थोड़ा सा शऊर रखता है तो कोई भी बिज़नेस इतना रिटर्न दे ही नहीं सकता। इन्होंने अपना एक मार्जिन सेट किया होता है कि स्टेज पे हमने भागना है। अच्छा, इनको अगर आप माजी में दिखाएं, मैं जैसा कि थोड़ा कुछ कंपनियों का जिक्र करता हूं जो मैं पर्सनली जानता हूं जिन्होंने फ्रॉड किया और भागी हैं। सबसे पहले पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस थी चैनल नाम से कंपनी, चैनल, फिर बिजनेस आ गई, उसके बाद GMI गोल्ड माइन इंटरनेशनल आई, उसके बाद प्रॉफिट क्लिकर, यूनेको और इस तरह कई कंपनियां। फिर अभी ये लेटेस्ट हम फिर पे डायमंड नाम से कंपनी आ गई, एम ग्लोबल एक आ गई, रिलायंस नाम की एक कंपनी आई थी। अभी हालिया ही हम देखें B4U, लोग कस्में उठाते हैं। मतलब देखें ना, अब एक बंदा जो ऊपर लीडर है, इनका एक पूरा प्लान होता है। एक बंदा जनाब लीडर को पकड़ के लाता है, लीडर ने 3 पीस पहना होता है, 3 पीस पहन के वो बंदे को ब्रीफिंग कर रहा होता है और ऐसे मतलब वो यकीन दहानी करा रहा होता है जैसे उसके बाप की कंपनी है। अगर उससे पूछा जाए कि कंपनी का मालिक कौन है तो एक फर्जी नाम अब्दुल मजीद की कंपनी है। भाई अब्दुल मजीद कौन है? हम तो नहीं जानते अब्दुल मजीद, ना कोई ये फिज़िकली एग्जिस्ट करती हैं कंपनियां। एक वेबसाइट, अब लीडर भी नहीं जानता कहाँ की कंपनी है, कैसे चल रही है। फर्जी कहानियाँ घड़ी होती हैं जी, ब्राज़ील से ये सोना निकाल रही हैं, हेड ऑफिस का अलास्का में है और ये और वो, कई कहानियाँ इन्होंने घड़ी होती हैं। अच्छा, अब B4U पे भी B4U भी भाग गई। फिर इसके बाद स्टारलिंक एक आई थी, वो भी भाग गई।
स्पी फॉर यू के आप बात देखें तो स्टारलिंक के बाद देखें तो NGR वो भी भाग गई। अभी एक लैम चल रही थी, लैम भी अगर आप देखें तो उसने भी विड्रा देना बंद कर दिए हैं। फिर इसी तरह एक आला माल विड्रा देना बंद कर दिए हैं, मतलब भाग ही गई ये भी। अभी फिर एक नया चूरन बेचने के लिए EBL और आइस और इस तरह की कंपनियां मार्केट में आई हुई हैं। तो सबसे पहले तो देखें, लालच में हमारी कौम हड हराम हो चुकी है। इनको बैठे बैठाए ऑनलाइन का झांसा दिया जाता है कि बैठे बिठाए कमाओ, ये बेचारे पैसे भी लगा देते हैं और ये फिर भाग। इसी तरह बाइनांस पे लोग जी बड़ी वो आपको राय दे रहे हैं, मशवरे दे रहे हैं और अथेंटिकेशन अपनी तरफ से दे रहे हैं कि बाइनांस जो है बड़ा एक अच्छा एक्सचेंज है। तो ये है, तो वो बाइनांस का CEO इस वक्त अरेस्टेड है। अब किसी को भी नहीं पता, बाइनांस के CEO पे पता नहीं कितने लाखों डॉलर्स का जुर्माना लग चुका है। तो इस तरह ये कंपनियां जस्ट एक फ्रॉड है, इनसे आप लोग बचें। इन्होंने पैसा इकट्ठा करना है, शुरू के लोगों को ये देते हैं। अब क्या मतलब, ऐसे मैंने स्टार्ट में बताया था कि 5,000 आ रहा है, 2 बंदे और देंगे, टोटल 15,000 कंपनी के पास जा चुका है। 15,000 में से रिटर्न कंपनी कितना कर रही है, सिर्फ 1,000। 500 दोनों का कमीशन दे दिया है, 14,000 कंपनी के पास पड़ा है। इसी तरह नेटवर्क बढ़ते जाते हैं, अरबों मालियत के पैसा ये लूट के एक क्लिक पे वेबसाइट बंद हो जाती है और हमारी बेचारी आवाम लुट जाती है और बुरी तरह लुटती है। तो इस चीज़ से आप लोग बचें। फिर ये जो है ना, मुल्क की मफाद के ख़िलाफ़ है। मईशत मुल्क की कमज़ोर होती है। जो हमारा पैसा है ये निकल के पाकिस्तान से कहीं बाहर जा रहा है, तो मुल्क की मफाद को भी ये हिट कर रही हैं। इनसे आप लोग बचें। आपने अगर काम करना है, फिज़िकली जो प्रोफेशंस हैं, फिज़िकली बिजनेस हैं, उनमें आप करें, बड़े अच्छे चलते हैं। एक जो ट्रेडिशनल बिजनेस होते हैं उनके अंदर आप छोटी इन्वेस्टमेंट से शुरू कर दें, छोटा काम कर लें, बाद में आपका वो बिज़नेस बड़ा हो जाएगा। लेकिन खुदारा इन कंपनियों से बचें। कई मेरे दोस्त जो मैं देख चुका हूँ, बेचारे लाखों करोड़ों रुपया इसमें बर्बाद कर चुके हैं। तो आप बर्बादी से बचें, इन कंपनियों पे कतई यकीन मत करें। जी सर, बिल्कुल जिस तरह आपने बात की है, MLM कंपनीज़ का तो एक ठगने का एक प्रोसेस होता है, चलता रहता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सारे हमारे अपने ही लगे होते हैं कि भाई एक बंदा होता है, उसने शुरू कर लिया, उसको शुरू में प्रॉफिट मिल रहा है, या उसने एक टीम जनरेट की। तो टीम जनरेशन में वो सबसे पहले वो अपने ही होते हैं जो उस पर ट्रस्ट करते हैं। एक तो ट्रस्ट का बेड़ा गर्क हो जाता है, पैसों की अलग बर्बादी हो जाती है। जब कंपनी भाग जाती है कुछ दिनों में, फिर उसको वो नशे की लत लगी होती है जिस तरह, उसी तरह फिर एक और कंपनी ढूंढ लेता है और वही फिर शुरू हो जाता है। तो इस तरह के लोगों से जो है ना, खासतौर पे जो हमारे अपनी सोसाइटी में हैं, जो इन चीज़ों को उसमें पड़े हुए हैं, उनसे सर हमें बचना चाहिए, क्योंकि वही हमारे जो है ना बर्बादी का सबब है। लेकिन फिर भी हमारी यूथ लगी हुई है उसमें, उस पर अंधाधुंध पैसा उड़ा रही है, क्योंकि उनको एक वो नशा लगा हुआ है कि भाई हमने एक रात में कामयाब होना है। तो सर कामयाबी का तो इस तरह नहीं है, नहीं इस तरह की कंपनी जिस तरह आपने बात की है, ये कोई रियलिटी इनका कुछ भी नहीं है। बहुत बड़े बड़े ख्वाब दिखाना और वही इनका सारा कुछ होता है कि भाई सेल्स का भी यही बंदे हैं, कमाना भी इन्हीं से है। तो ये इन चीज़ों से सर थोड़ा सा मैं कहता हूँ अपनी यूथ को भी बता दूंगा, क्योंकि मेरे अपने कुछ दोस्त ऐसे हैं जो लाखों रुपए घरों से कर्जे ले लेके, जैसे लास्ट टाइम अभी एक न्यूज़ में भी बात आई थी कि एक बंदा मेरे ख्याल में कोई 100 करोड़ रुपए उसने घर वालों से छुप के और उनके कर्जे ले लेके, तो वो इस तरह लुटवा बैठा है। मैं तो यही कहूँगा कि रियल और फिजिकल बिजनेस में आप इन्वेस्ट करें। इस चीज़ को मत देखें कि वो आपको कितना अर्न करके दे रही है। थोड़ा सा पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल होता है और हमारी यूथ इस मुश्किल को फेस नहीं करना चाह रही। वो एक वर्चुअल दुनिया में वो रह रही है कि भाई हम एक रात में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि आगे उनको गाड़ियां दिखा रहे हैं, आगे उनको जो है ना बहुत बड़े बड़े ख्वाब दिखा रहे हैं। तो ये इनसे इस तरह नहीं होता। फिजिकल में कुछ इन्वेस्ट करें और मेरी यही आखिरी आपसे इल्तिमास है कि इन चीज़ों से बच के रहें। जी जुनैद साहब, बहुत अच्छा आपने अवेयर किया हमारी ऑडियंस को। इसके अलावा मेरे दिमाग में भी ख्याल आया कि क्या आपको कुछ ऐसी कंपनीज पता है जो अभी भी इस तरह की MLM कंपनीज चल रही हैं मार्केट में, उनके नाम वगैरह बयान कर दें यहाँ पे, ताकि हमारी जो ऑडियंस है जो उनमें लगाना चाह रही है पैसे, वो उससे बच सकें। जी शहबाज साहब, जिस तरह अभी आपने बात की है, तो जिन कंपनीज़ को मैं जानता हूं जो कि फ़िलहाल चल रही है, तो नाजरीन मैं आपके साथ इनके नाम शेयर कर रहा हूं। तो आपने लाजमी इनसे बच के रहना है और इन फ्यूचर इस तरह के आपको कोई भी सामने आती है तो उनसे बच के रहना है। जैसे कि मैं अभी नाम ले रहा हूं, मेटावेक्स एक कंपनी है, दूसरी है मेटावर्स,
आइस आजकल एक बहुत चली हुई है, और एक और कंपनी की मैं बात बता दूं, EBL, जो कि एक बहुत बड़ी नेटवर्क पकड़ चुकी है। उसके अलावा फॉरएवर है और फॉरसेज, इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो इनके इतने बड़े कॉन्सर्ट दुबई वगैरह में होते हैं, तो इनसे आपने बहुत बच के रहना है। बहुत से लोगों को ये बातें जो है ना गलत भी लगेंगी, लेकिन उससे पहले कि आप डूब जाएं तो ये बात कोशिश कीजिएगा कि ये मान ले। उसके अलावा एक DXN ग्लोबल के नाम से हैं, एम नाम की एक कंपनी है जिसका कंप्लीट अगर मैं आपको बता दूं तो एलियंस इन मोशन की कंपनी से नाम है। इस तरह के जितने भी है, या आपको जो भी बताएं कि आप इतने पैसे लगाएं उस पे आपको इतने पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस्लामी शरीयत से ये एक सूद है कि आपको फिक्स रेट पे कोई भी पैसे दे रहे हैं, ये सूद है। तो शरीयत के लिहाज से भी आप इससे बच के रहें, और अपने पैसे डुबोने से पहले ये है कि आप इनसे बच के रहें। और रेफरल जितने कंपनीज है कि आप इसको लेके आए इतने मिलेंगे, इसका अंत यही है कि ये भागेंगी, तो लिहाजा इनसे बच के रहें। जी तो ओल्ड बॉय, यहाँ पे हमारे व्यूवर्स की भरपूर फरमाइश है आपसे कि आप आज़ाद चाय वाले का एक रैप सॉन्ग सुना दें। ओल्ड बॉय, आज़ाद चाय वाले, ये गाना तेरे वास्ते, ये गाना तेरे लिए। तू बड़ा सोहना इंजीनियर बनाना है, तू सुना बड़े इंजीनियर बनाना है, बड़े कोर्स बेचना है, वीडियो बनाना है। आप करदा कुछ नहीं, आप तू करदा कुछ नहीं, आप तू करदा कुछ नहीं, आप तू करदा कुछ नहीं, किसे को कराना है? वाह जी वाह, वाह जी वाह। और नहीं कुछ कर सकता साढ़े को आ, असी तेन बड़ा कुछ सिखावांगे, असी तेन बड़ा कुछ सिखावांगे। साडी है आजाद, साडी है आजाद, इंदा नाम है प्रॉपर्टी कचहरी। साढ़े को सिख साडा सिखांदा है, बंदा साडा लाजवाब है, बंदा साडा लाजवाब है। उनका नाम मनास लिल्ला है, जेड़ा दुनिया नू सिखांदा है, दुनिया नू पढ़ांदा है, रोजगार सिखांदा है, रोजगार देंदा है, रोजगार सिखांदा है, रोजगार देंदा है, रोटी भी खवांदा है, चाह भी पिवांदा है। एक बार या तेन चस भी दिवांदा है। किवें नहीं आएगा तू तो साडे कोल आ, तेन वल भी सिखासा है, रोटी भी खवासा है तो चाह भी पिवासा है। कप साढ़े लाजवाब, कप साढ़े लाजवाब, प्रोग्राम साढ़े लाजवाब। आ तो सही तेन की असी सिखाने आ। ये आजाद साहब गाना तेनों असी आप जाती तौर पर सुनाने आ। वीडियो तो बनाना है, कारोबार बड़े तो सिखाना है, आप कुछ किया ही लोगों तो कराना है। साढ़े को प्रॉपर्टी कचहरी बेचे, वाह जी वाह। कोर्स तू बेचना है, लोगों नू ठगना है, कदे लोगों नू ठगना है, कदे किसी बच्चे नू ठगना है। और बच्चे तेनू यकीन मन गंजा तेरा कराना है, बिरबट्टे तेरे मनाने ने, लानत तेरे कारोबार ते, कारोबार लुट के की करना है। और फिरौन दी चाची है, लानत है तेरे ते, फिरौन दिया भतीजिया, लानत है तेरे ते। क्या बात है ओल्ड बॉय, आपने तो आज़ाद चाय वाले के ना ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। आप उसके बाद मुझे नहीं लगता वो कोई वीडियो डालेगा आपका रैप सुनने के बाद। तो चले अपने नाजरीन अपने नेक्स्ट सेगमेंट का आगाज़ करते हैं, जो है पोइट्री विद ESM। पोइट्री विद ESM में जितनी भी हमारी टीम यहाँ पे बैठी है, सब आपको अपने अपने फेवरेट और अच्छे अच्छे शेर सुनाएंगे और आपको लुत्फ़ अंदोज़ करेंगे। तो चलते हैं अपने पोइट्री विद ESM का सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। चलो जी शहबाज, आज का पहला शेर मैं ही सुना देता हूँ। लैला आजकल नहीं थामती किसी बेरोज़गार का हाथ, लैला आजकल नहीं थामती किसी बेरोज़गार का हाथ, मजनू को अगर इश्क है तो कमाना सीखे। ज़बरदस्त सर, बहुत प्यारा शेर था आपका। यहाँ पे आपको मैं भी एक शेर सुनाती हूँ। तो नहीं है संग कोई हम सफ़र तो क्या हुआ, नहीं है संग कोई हम सफ़र तो क्या हुआ, खामोशियाँ वीरानियाँ रुसवाइयाँ तो हैं। जबरदस्त जी, साडा भी शेर सुनो। कई बारी मैं आटा गुद्दा ते लखां कीते पीड़े, कई बारी मैं आटा गुद्दा ते लखां कीते पेड़े, गई जवानी आया बुढ़ापा ते कोई नहीं लगदा नेड़े। क्या कहना ठेकेदार साहब तुहाडे। अब मैं एक शेर सुनाता हूँ कि महफिल में बार बार किसी पर नज़र गई,
महफिल में बार बार किसी पर नज़र गई, हमने बचाई लाख मगर फिर उधर गई। उनकी नज़र में कोई तो जादू ज़रूर है, उनकी नज़र में कोई तो जादू ज़रूर है, जिस पर पड़ी उसके जिगर तक गई। उस बेवफा की आंख से आंसू छलक पड़े, हसरत भरी निगाह बड़ा काम कर गई। उनके जमाल रुख पे उन्हीं का जमाल था, वो चल दिए तो रौनके शाम व सहर गई। उनको खबर करो कि है बिस्मिल करीब मर्ग, उनको खबर करो कि है बिस्मिल करीब मर्ग, वो आएंगे ज़रूर जो उन तक खबर गई। बहुत खूब जुनैद भाई। तो अभी मैं शेर एक पढ़ता हूँ, उसको गौर से सुनिएगा। ज़रूर। कारोबार ज़िंदगी में मसरूफ़ हूँ इतना, कारोबार ज़िंदगी में मसरूफ़ हूँ इतना कि ये याद भी नहीं कि कोई याद करता है। वाह, क्या कहना थोड़े सर। क्या बात है तनवीर साहब। मैं ओल्ड बॉय के गोश गुजार एक शेर करूँगा अर्ज़। तो शेर ये है कि अब बेवजह बेसबब दिन को रात नहीं करता, अब बेवजह बेसबब दिन को रात नहीं करता, फुर्सत मिले भी तो किसी से बात नहीं करता, एतबार खुलूस वफ़ा के दावेदारों को, एतबार खुलूस वफ़ा के दावेदारों को सपुर्द सब कर देता हूँ, अपनी ज़ात नहीं करता। बहुत खूब। तो ये साहब अब एक यानी कि होस्ट यानी कि मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ। अहमद फराज साहब का शेर है। शेर यूँ है कि अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले हैं, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले हैं, जिस तरह के सूखे हुए फूल किताबों में मिले। और यहाँ पे मैं मिस जायशा से रिक्वेस्ट करूँगा कि पहला शेर आपने बहुत अच्छा सुनाया था, तो अभी रिक्वेस्ट है मेरी कि एक और शेर सुना दें आप। बहुत शुक्रिया शहबाज सर। और यहाँ पे मैं आपको एक अहमद फराज साहब की एक छोटी सी गज़ल सुनाना चाहूँगी। हमेशा देर कर देती हूँ मैं, हमेशा देर कर देती हूँ मैं हर काम करने में, हमेशा देर कर देती हूँ मैं हर काम करने में, ज़रूरी बात कहनी हो कोई वादा निभाना हो, ज़रूरी बात कहनी हो कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज़ देनी हो, उसे आवाज़ देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देती हूँ मैं। मदद करनी हो उसकी यार की धारस बढ़ानी हो, बहुत देरीन रास्तों पर किसी से मिलने जाना हो, हमेशा देर कर देती हूँ मैं। बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देती हूँ मैं। किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत और थी कुछ उसको जाके ये बताना हो, हकीकत और थी कुछ उसको जाके ये बताना हो, हमेशा देर कर देती हूँ मैं, हमेशा देर कर देती हूँ मैं हर काम करने में, हमेशा देर कर देती हूँ मैं हर काम करने में। मिस जायशा बहुत खूब, आपने बहुत प्यारी गज़ल सुनाई है। अहमद फराज साहब की बहुत अच्छी गज़ल थी। तो नाज़रीन, इसी गज़ल के साथ हम अख्ताम करते हैं अपने इस सेगमेंट का और चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो है फ़नी पोइट्री विद ESM। इस सेगमेंट में आपको फ़नी शेर सुनाएंगे। तो इस सेगमेंट का इस शुरुआत में पहले शेर मैं अर्ज़ करूँगा। तो मुस्कुराऊँ क्यों कि आप बहुत प्यारी हो, मुस्कुराऊँ क्यों कि आप बहुत प्यारी हो, हंसूँ क्यों ये मजाक था। क्या बात है जी। कभी उफ कभी है, कभी फरियाद करते हैं, कभी उफ कभी है, कभी फरियाद करते हैं, जब काम का टाइम होता है तो सारी ट्राली पंचर हो जाती है। वाह ठेकेदार साहब, क्या कहना थोड़े। और मेरे भी एक शेर सुनो। कहते हैं कि गली में दाखिल होते ही उस पे नज़र पड़ी, गली में दाखिल होते ही उस पे नज़र पड़ी, सांसें रुक गई कदम थम गए, नज़र मुंजमिद हो गई, मंजर कशी के लिए अल्फाज नहीं। हाय नोटो को तो तेरे कुकर अंडा दबाएगी। ये सब आपके इस शेर को मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, तो लिहाजा सबसे मेरी गुजारिश है कि मेरा भी एक शेर सुनता चलें। इरशाद।
हुई शादी तो पाँव में पड़ी हैं इतनी जंजीरें, हुई शादी तो पाँव में पड़ी हैं इतनी जंजीरें, कभी बेगम के नखरे हैं तो कभी बेगम की तकरीरें। समझ आने लगी इकबाल के मिसरों की तफसीरें, समझ आने लगी इकबाल के मिसरों की तफसीरें, निकाहे मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें। वाह 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 वाह, क्या खूब। लफ्ज़ों में इतना जहर कहाँ से लाते हो, लफ्ज़ों में इतना जहर कहाँ से लाते हो, लगता है सांप फ्राई करके खाते हो। बहुत खूब मिजाइशा, बहुत अच्छा शेर था आपका। अभी एक शेर नाजरीन मेरा भी सुन लें आप लोग। मैं तेरा रांझा तू मेरे हीर, बाकी जिन्हें बच्चे सारे तेरे वीर। यही शेर था, ये ख़त्म हो गया। अभी सर यही मेरा शेर था। वाह शबाश वाह, ज़बरदस्त मज़ा आ गया। मगर एक हकीकत बात बताऊँ, कुछ भी समझ में नहीं आया आपके शेर में। खैर यहाँ पे हम चलते हैं ओल्ड मैन की तरफ। ओहो, टेबल बॉय नहीं, क्या नाम था इनका? एक तो नाम बड़ा मुश्किल सा रखा हुआ है इनका। क्या नाम है आपका? ज़रा आप अपना नाम बताएंगे मुझे? ओल्ड बॉय। हाँ, ओल्ड बॉय। तो हम ओल्ड बॉय से फरमाइश करते हैं एक सॉन्ग की कि वो हमें कोई अच्छा सा सॉन्ग सुना दें। जैसा कि आप जानते हैं, आई एम ओल्ड बॉय। शायद अनवर आज़ाद चाय वाला प्रॉपर्टी कचहरी की तरफ से आपको एक गिफ्ट दे रहे हैं, शायद आप अमल कर जाएं। ये मिनास लिल्ला की तरफ से आपको पैगाम भी है कि तेरे हुंदे सुनदे महबूबा, तेरे हुंदे सुनदे महबूबा, तेरा मुजरिम हाजे मैं हो, तेरे हुंदे सुनदे महबूबा, तेरा मुजरिम हाजे मैं हो। जिस दावा किता मैं वाला ओ पल विच हो बिलीस गया, जिस दावा किता मैं वाला ओ पल विच हो बिलीस गया। उन्हें यार नु वखरिया समझियास, उन्हें यार नु वखरिया समझियास, जिससे मेरा निशान जे मैं हो। तेरे हुंदे सुनदे महबूबा, तेरा मुजरिम हाजे मैं हो। कदी गंज शकर बन जाना है, कदी गंज शकर बन जाना है, कदी खाजा पिया बन जाना है, कदी गंज शकर बन जाना है, कदी खाजा पिया बन जाना है। नित नवे तू रूप वटाना है, नित नवे तू रूप वटाना है, मैं फड़िया जांजे मैं होम। नित नवे तू रूप वटाना है, मैं फड़िया जांजे मैं हो। तेरे हुंदे सुनदे महबूबा, तेरा मुजरिम हाजे मैं हो। तो सर अभी इन सब के बाद आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक नसीहत कर दें हमारे लिए भी और हमारी ऑडियंस के लिए भी। द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन अर्थ इज़ अर्थ, मतलब रुए ज़मीन पर सबसे बेहतरीन जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़मीन ही है। मैं यहाँ पे प्लाट का जिक्र कर रहा हूँ। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो प्लाट में करें। अगर पहाड़ की चोटी के ऊपर आपकी 1 इंच भी ज़मीन है तो आप ख़ुद को लैंडलॉर्ड कह सकते हैं, उस ज़मीन के मालिक कह सकते हैं, और वो 1 इंच की ज़मीन भी आपको फ़ायदा देती है। उस पर अगर आप एक अंगूर की बेल उगा लेते हैं तो अंगूर अपने घर के आप खाते हैं, क्योंकि उस ज़मीन के आप मालिक हैं। तो सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ज़मीन में इन्वेस्टमेंट है। प्रॉपर्टी ख़रीदें। स्टेट सेफ मार्केटिंग का नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा, रब्ता करें। शुक्रिया। जी जी सर, बहुत अच्छा आपने नसीहत की है, बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे भी और हमारे नाजरीन को भी। तो नाजरीन चलते हैं, अभी जो हमारे ओल्ड बॉय हैं उन्होंने कुछ लिखा है, देखते हैं और सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ लिखा है। आई एम ओल्ड बॉय। नसीहत वसीयत साढ़े को सीखो। ए प्रॉपर्टी कचहरी है, ए प्रॉपर्टी कचहरी इंजीनियरिंग सिखाते हैं, इंजीनियरिंग सिखाने ने, मिस्त्रियां भी सिखाते ने, ठेकेदारी सिखाते ने, रोजगार देंदे ने। तू बनानिया रोड ते तस्वीरां, तू रोड ते बनाने तस्वीरां, किन्नू केले बेच, किन्नू केले बेच। इस दे बाद तेनू कुछ आंदा नहीं, तस्वीरां बनाना लख दी लानत है, कुछ तो सिखा। गंदियां मंदियां चावा तू बनाना है, गंदे तेरे भांडे, गंदे तेरे भांडे, टूटे हुए बर्तन, गंदियां चावा बनाना है, लक तेरे लानत है, तस्वीरां बनाना है, लोगों दियां तस्वीरां बना के तो कोर्स भी करना है। लानत तेरे ते है, पुठियां गल्लां सुन,
साडे कोल आ तेनू तमीज सिखाइए, काम किवें होंदा है तेनू रजलीज कराविए, काम किवें होंदा है तेनू असी सिखाइए, काम किवें होंदा तेनू असी सिखाइए। प्रॉपर्टी किदां अगे नू वधाइंदे, प्रॉपर्टी किवें अगे नू वधाइए। इत्थे प्रॉपर्टी कचहरी अल्हम्दुलिल्लाह अरूज ते आई है। मार्केटिंग आ सिख मिनास लिल्ला को, आप प्रॉपर्टी आ सिख मिनास लिल्ला को। तेरे तरह केले असा अंगूर असा कदे नहीं विकाए ने। असी प्लाट बेचने आ सच नाल बेचने आ, असी प्लाट बेचने आ सच नाल बेचने आ। तेरे तरह खच नाल असी तेरे तरह कदे असा खच नाल नहीं बेचने, सच नाल बेचने आ, हेल्प भी करने। कुछ घर बना के देने, कुछ घर असी बना के भी देने, गरीबां दी असी मदद करने। तेरे तरह लुटेरे ने, तेरे तरह लुटेरे नहीं, तेरे तरह चबला नहीं मारदे। रोजी कमाने लाजवाब कमाने। गल नूं जरा गौर नाल सुन, और बड़े चाह वालिया साडी गल गौर नाल सुन। ऐ ताहिर लौती उस रिस्क से मौत अच्छी, ऐ ताहिर लौती उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। झूठ। क्या बात है ओल्ड बॉय, क्या बात है, आपने रैप सॉन्ग सुना के एंड कर दिया। तो नाज़रीन हम अपनी प्रॉपर्टी कचहरी का एंड भी इसी रैप सॉन्ग के साथ करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दें हमें इजाज़त। और इसके अलावा अगर आप हमारे जितने मजीद प्रॉपर्टी कचहरी की शोज़ वगैरह देखना चाहते हैं और हमसे अपडेटेड रहना चाहते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक अकाउंट, हमारा जो भी पेजेस वगैरह वहाँ पर हैं उनको, और टिकटॉक पर हमें फॉलो कर लें। हमारी जितनी भी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं आपको मौसूल होती रहेंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।